हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। भाई बहुत सारे मेरे डियर स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जी जो इस बार नया चैप्टर ऐड हुआ है ज्योमेट्री, आप उसको पढ़ाइए। लास्ट टाइम भी इसके क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो उसी के लिए आज मैं ये जो क्लास है आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको ज्योमेट्री का बेसिक बताऊंगा, जो हमारे कोर्स में बेसिक आ रहा है ज्योमेट्री का, वही सब इसमें हम पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हम इसके सभी सवाल करेंगे, और लास्ट में इस क्लास में भी थोड़े क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरह का हम इसको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहली बात, रेखा गणित जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, क्या होती है? रेखा गणित वो ब्रांच है गणित के जिसके अंदर हम समतल प्लेन के बारे में, ठोस रेखा गुण और बनावट के बारे में बात करते हैं। उसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री का बेसिक जो शुरू होता है वो हमारा पॉइंट से होता है। पॉइंट होता क्या है? बिंदु। इसकी डेफिनेशन तो अगर हम बात करें तो ये एक अपरिभाषित है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बस ये बता सकते हैं कि अगर कोई तल है, किसी भी तल में किसी स्थान को दर्शाने वाले निशान जो होता है, इसी को हम बिंदु कहते हैं। ठीक है। और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी मोटाई होती है। अब अगर हमें बिंदु को दर्शाना हो तो बिंदु के दर्शाने के कुछ नियम है। नियम ये है कि अगर जो बिंदु जितना बारीक होगा वही बिल्कुल सटीक स्थान माना जाएगा। तो हमें जब कहीं बिंदु को दर्शाते हैं तो मैं बिंदु को छोटे से छोटे उसमें लेना है। अगर हम बड़े बिंदु को लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, इसलिए हम छोटे से छोटे, जितना बिंदु हमारा छोटा होगा वही बिंदु का बिल्कुल शुद्ध रूप माना जाएगा। अगला आता है आपका लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन अगर हम इसकी बेसिक बात करें तो देखिए, ये हमारे पास एक बिंदु है ए, और ये दूसरा बिंदु है हमारे पास दो। इन दोनों बिंदु को मिलाकर जो आकृति बनती है, इसी को हम रेखा या फिर लाइन कहते हैं। देखो, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें लंबाई होती है किंतु इसकी मोटाई और ऊंचाई इसमें नहीं होती है, उसको हम रेखा कहते हैं। रेखाओं के भी प्रकार होते हैं। रेखा हमारी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है इसका सरल रेखा, और दूसरी होती है हमारी वक्र रेखा। सरल रेखा ऐसी रेखा जिसकी दिशा नहीं बदलती, जो बिल्कुल दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है, इसको हम सरल रेखा कहते हैं। दूसरी होती है आपकी वक्र रेखा। वक्र रेखा होती है जो अपनी दिशा को बदलती रहती है। देखो, यहां से चली ऐसे ऐसे चलकर, ऐसे कोई भी रेखा इस तरह से चल रही है, ये आपकी वक्र रेखा है जो टाइम टाइम पर अपनी दिशा को बदलती रहती है, उसको हम वक्र रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका समांतर रेखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो होती हैं एक ही तल में स्थित ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान रहती है। जिनके बीच की लंबवत दूरी हर एक बिंदु पर समान होती है, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल रेखाएं कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, ए बी और सी डी के बीच में इक्वल दूरी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इसको कहीं पर भी आप मेजर करोगे लंबवत दूरी को, ये हमारी 2 ही सेंटीमीटर होगी। जैसे ये रेखा इनके बीच में हर बिंदु पर बराबर दूरी है, तो इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांगी रेखाएं। समांगी रेखाएं एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक से अधिक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, उनको समांगी रेखाएं कहते हैं। और जिन बिंदु से ये होकर गुजरते हैं, इन बिंदु को हम समांगी बिंदु कहते हैं, या फिर लाइनर पॉइंट बोलते हैं। देखो, एक रेखा है ये रेखा अलग अलग बिंदुओं से होकर जा रही है, लेकिन सीधी रेखा जा रही है, तो इस तरह की रेखा को हम समांगी या फिर कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु क्या होती है? जब दो या उससे अधिक रेखा किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो ऐसे बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और ये जो हमारी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका कोण। कोण क्या होता है? जब दो रेखाखंड के बीच के झुकाव, दो रेखाखंड का जो बीच का झुकाव होता है, इसको हम कोण कहते हैं। देखो, मान लीजिए एक रेखाखंड आपका ये है और दूसरा रेखाखंड हमने ये बनाया, तो इनके बीच का जो झुकाव है, इसको हम कोण कहते हैं। और इसको जो है इस निशान से सूचित किया जाता है, और इसको हम ज्यादातर थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण को हम तीन नामों से बता सकते हैं। जैसे हमारा कोण है, तो इसको हम तीन तरीके से शो कर सकते हैं इस कोण का नाम को। ऐसे कोण ए बी सी, या फिर कोण सी बी ए, या फिर कोण बी, या फिर थीटा। जिस बिंदु पर दोनों रेखाखंड आकर मिलते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो कॉमन बिंदु होता है, जहां पर कोण बन रहा होता है, जहां पर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती है, इस बिंदु को नाम लिखते हुए हमेशा बिल्कुल मध्य में रखा जाता है। ये जो कोण होते हैं, ये भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा, वो माप के आधार पर होता है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण,
अनुरूपक कोण और संपूरक कोण। इस संपूरक कोण को, अनुरूपक कोण को हम कोटिपूरक कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम कोटिपूरक कोण भी बोलते हैं। दूसरा, बनावट के आधार पर हमारे आसन कोण होते हैं जिसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, सम्मुख कोण वर्टिकल एंगल, अंतः कोण इंटीरियर एंगल, बहिष्कोण एकांतर कोण और संगत कोण। इन सबको हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद हमारी अगली जो आकृति है जो हमारे कोर्स में, वो है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जब किसी समतल क्षेत्र में तीन भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इन तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज की खास बात ये होती है कि इसके हमेशा अंदर के जो कोण होते हैं, इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ये जो त्रिभुज होते हैं ये भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आधार इनके भुजाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, और दूसरा हमारा कोण के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम इनकी भुजाओं के आधार पर बात करें तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, समद्विबाहु और समबाहु, जिसको हम स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा हमारा कोण के आधार पर होता है, जिसको हम न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण ट्रायंगल बोलते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कोण को डिटेल में। हमने अभी बताया था कोण क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दिया गया है, ये कोण है, इस कोण में दो भुजाएं हैं ए बी और सी बी, ए बी और सी बी, और ये दोनों भुजाएं एक बिंदु पर मिलती हैं जिसको हम उभयनिष्ठ बिंदु या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार। तो पहले हम इनके साइज के अनुसार देखते हैं कोणों के प्रकार। पहला कोण है हमारा समकोण कोण। समकोण किसको बोलते हैं? जब दो भुजाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, या फिर ऐसी कोण जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट मान 90 डिग्री का होता है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण ऐसे सभी कोण जिनका मान 0 से तो बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उन सभी कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो इससे और इसके बीच के रेंज के जितने भी कोण होंगे वो सारे के सारे कोण आपके न्यून कोण होते हैं। तो एक समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, अतः न्यून कोण 90 से कम अंश का होता है। 0 से बड़ा और 90 के बीच में जितने भी कोण होते हैं वो सारे सारे कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा पहचान ये होती है, इस कोण की जो भुजा होती है वो हमेशा इसके आधार वाली भुजा की तरफ ही झुकी रहती है। 90 डिग्री का कोण ही होगा तो हमेशा सारी भुजाएं इसके इस तरफ ही झुकी रहेंगी, ये भी इसकी पहचान होती है। अगला होता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण ऐसे सभी कोण जिनका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ऐसे सभी कोण जिनका मान 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे सभी कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण फिक्स होता है। अब जितने कोण भी 90, और ये टोटल आपका कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बाहर की तरफ झुकाव और 180 के बीच की, इसके अंतर्गत जितने भी कोण हमारे बनते हैं वो सारे के सारे कोण आपके अधिक कोण होते हैं, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर वो आपको कोण का मान दे देता है तो 90 से अधिक कोण, 90 से अधिक अगर आपका 90.2 डिग्री भी वो दे देता है तो ये भी आपका अधिक कोण माना जाएगा। यहाँ पे 179.9 भी दे देता है, ये भी आपका अधिक कोण माना जाएगा। लेकिन उसने अगर आपको यहां पर 89 डिग्री दे दिया तब ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 90 से जस्ट छोटा अगर 89.9 भी है वो भी आपका न्यून कोण ही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिजु कोण, जिसको हम सरल कोण कहते हैं, रिजु कोण या फिर जिसको सरल कोण कहते हैं, ऐसा कोण जो पूरा 180 डिग्री का होता है, ऐसे कोण को हम सरल कोण बोला जाता है, यानी कि सीधी रेखा। नेक्स्ट आता है आपका वृहत कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। ऐसे सभी कोण जिनका मान 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, ऐसे सभी कोण को हम वृहत कोण बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर मैंने अभी आपको बताया, ऊपर की तरफ हमने सरल कोण को पढ़ा, तो सरल कोण आपका 180 डिग्री यहां तक होता है, तो जितने भी कोण होंगे वो इस लाइन से नीचे की तरफ झुकाई देंगे। यहाँ पे जितने भी कोण आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कोण आपके रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। दूसरी रिफ्लेक्स एंगल की पहचान ये होती है कि हमेशा इसका जो कोण दर्शाने का ये इसके बाहर की तरफ को होगा या अंदर। अगर आपको कोई ऐसा कोण दे दिया और इसके अंदर उसने इस तरीके से दर्शाया कोण को, तब ये न्यून कोण माना जाएगा। लेकिन अगर इसने इसको इसके बजाय ऊपर की तरफ से दर्शाया तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल वृहत कोण माना जाएगा। अगला आता है आपका संपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे सभी कोण जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर, यानी कि ऐसे सभी कोण, जैसे मान लीजिए एंगल ए
और प्लस एंगल बी, और इन दोनों कोणों को मैं जोड़कर मेरा कोण का योग 180 डिग्री आता है, तो ऐसे कोणों को हम आपस में समपूरक कोण बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जो कोण ए है वो कोण बी का संपूरक कोण है, या फिर कोण बी जो है वो कोण ए का संपूरक कोण होता है। समझ में आया? ऐसे सभी कोण जिनका योग जब उन दो कोण को आपस में हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर 180 डिग्री हमें मिलता है, तो ऐसे कोणों को संपूरक कोण हम बोलते हैं। तो अगला होता है हमारा कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग, जब हम दोनों कोणों को योग जोड़ते हैं तो उनका एक समकोण यानी कि 90 डिग्री उत्तर आता है, तो ऐसे कोण को हम कोटिपूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो ए और बी दोनों आपके कैसे होंगे? कोटिपूरक। जैसे यहाँ पे 60 और 30 डिग्री दिया है, तो 60 और 30 को अगर मैं प्लस करता हूं तो ये हमें 90 मिलता है, तो मैं कहूंगा 60 और जो 30 है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। या फिर 70 प्लस 20 अगर मैं करता हूं तो ये भी आपका 90 डिग्री आता है, तो मैं कहूंगा 70 और 20 दोनों के दोनों आपके कोटिपूरक कोण हैं। आइए अब डिटेल में जानते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज क्या होता है, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो वह समतल क्षेत्र जो 3 सरल रेखाओं से घिरा होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर हमारे पास 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष बोलते हैं जहां पर ये भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, ए बी सी। इसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं जिन भुजाओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 3 कोण होते हैं जिसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब जानते हैं कोणों के प्रकार। अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो पहले हम इसके भुजाओं के आधार पर बात कर रहे हैं। तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। और ऐसे त्रिभुज के सभी कोण भी बराबर होते हैं और वो कोण हमेशा फिक्स होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। अगला कोण त्रिभुज हमारा आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु तो समबाहु तो हो गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चित्र है, इस चित्र में इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर है। तो जब ऐसा त्रिभुज कोई भी होगा जिसकी दो भुजाएं समान होंगी, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के जो सामने वाले कोण होते हैं, ये कोण भी हमेशा बराबर ही होते हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। ये जो ए कोण है ये अलग होगा और समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी इसमें हमेशा बराबर ही होते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका विषम बाहु। नाम से पता चल रहा है विषम बाहु मतलब स्केलन ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती, इसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, सारी भुजाएं अलग अलग होते हैं, कोई भी कोण इसका समान नहीं होता, सारे के सारे कोण भी अलग ही होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज आते हैं जो कि होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे कोण को हम समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण मैंने अभी बताया था जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सारे के सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, जैसे ये 55 डिग्री, ये 60, ये 65, जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा बेसिक था। ये तो हमारा बेसिक था और यहां तक अगर आपने अच्छे से देखा तो मतलब आप सीरियस हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो इसी के बेस पर जो मैंने आपको जानकारी दी, इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और अगली क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 40 व 50 हैं तो तीसरा कोण क्या होगा? मैंने अभी बताया किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दो कोण यहाँ पे दे दिए, एक 40 डिग्री, एक 50 डिग्री, और तीसरा कोण हमें पता करना है क्या होगा। मान लो तीसरा कोण हमें सी पता करना है, तो 40-50 कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों कोणों के योग को माइनस कर देंगे, जो कि हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण के समान है, तो वह कोण क्या होगा? देखो किसके पूरक समान है? कोटि पूरक के। और कोटि पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मान आ जाता है, ऐसे कोण को आपस में कोटि पूरक कहते हैं। तो यहां से बोल रहा है कि वो आपस में समान है, यानी कि कोण ए जो है वो कोण बी के होना चाहिए और साथ ही कोटि पूरक भी होना चाहिए। तो मतलब जो कोण ए का मान है वही कोण बी का मान है। तो कोण ए के मान को आपने एक्स मान लिया, कोण बी के कोण को भी आपने एक्स मान लिया और एक्स प्लस एक्स को आपने जोड़ा तो वो 90 के बराबर होना चाहिए। तो 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर 90 डिवाइड बाय 2 बराबर कितना? 45 डिग्री। तो ऐसे कोण जो आपस में समान होते हैं और कोटि पूरक भी होता है वो 45 डिग्री का कोण होता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। देखो ये होता है वर्त, और वर्त के अंदर जो एक भुज लाइन होती है उसको हम जीवा बोलते हैं, और अगर ये लाइन इसके केंद्र से पास होकर जाती है तो उसको व्यास बोलते हैं, और यही वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दो न्यून कोण का योगफल इनमें से क्या नहीं हो सकता? न्यून कोण क्या होते हैं? न्यून कोण मैंने बताए थे ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के नहीं होते, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो क्या नहीं होते? अगर हमारा कोण ए है और कोण बी है, इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो ये मान 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो अगर हम इनमें से क्या नहीं हो सकता? दो न्यून कोणों का योगफल, तो दो न्यून कोणों का योगफल कभी भी एक न्यून कोण या फिर समकोण नहीं हो सकता। बताओ फटाफट। तो दो न्यून कोणों का योगफल कभी भी एक प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता। प्रतिवर्ती कोण जानते हैं ना, ऐसा कोण जो 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्योंकि अधिक कोण भी हो सकता है। आप भाई न्यून कोण ले लिया आपने 80 डिग्री और 80 डिग्री को प्लस कर लो 160 डिग्री हो गया, तो वो अधिक कोण हो जाएगा। क्योंकि अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो अगर दो न्यून कोण है तो उनका योग कभी भी एक प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता। बाकी अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण तो हो ही सकता है। निम्नलिखित युग में से कौन सा कोटि पूरक कोण है? कोटि पूरक क्या होता है? ऐसे कोण जिनको हम प्लस करें और प्लस करने पर हमें 90 डिग्री मिल जाए, ऐसे कोण को हम कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो 60 120 नहीं होगा, 48 और 42 को अगर प्लस करेंगे 8 2 10 4 4 8 9, दोनों का योग यहाँ पे 90 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण है? संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग आपस में 180 डिग्री हो जाता है, उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो उनको प्लस करके देखेंगे 160 और 20 180 हो रहा है, तो यही आपका संपूरक कोण होगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज क्या होगा? तो अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं, देखो तीनों भुजाएं यहाँ पर अलग अलग है, कोई एक भी एक जैसी भुजा नहीं है, तो जिन त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग होती हैं ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का जरूर होता है, बाकी चाहे कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमसे पूछा गया है कि इसका मान लगभग क्या होगा। तो आपको पता है बच्चे, किसी कोण का जो बिल्कुल सीधा कोण होता है वो 90 डिग्री होता है और ये 90 से थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है, तो यानी कि लगभग 115 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, डी किस रेखा पर है? ए एफ रेखा तो हमारी एस पर डी है, नहीं है। एफ ई रेखा एस पर डी है, नहीं है। ओ डी रेखा, देखो ओ डी ये है, तो डी जो है वो ओ डी रेखा पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन जो है आशा क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ही बताइए। 9:45 पर घर से निकलती है, 30 मिनट उसको लगते हैं जाने में, तो बताओ कितने बजे पहुंचेगी? तो अगर वो 9:45 पे पहुंची है और 30 मिनट का समय, तो 9:45 में 15 मिनट के बाद 10 बज जाएंगे और 15 बची तो सुबह 10:15 पर वो पहुंचेगी। तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप सीरियस हो और जहां लास्ट तक आप पहुंच गए हो, मुझे अभी बात करते हुए देख रहे हो अपने आप से, तो समझो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आप दिखावे की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और दूसरी बात, ये क्लास थी बेसिक, और दूसरी जो क्लास होगी ज्योमेट्री की उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में भी आए थे, यानी कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो भी, और आने वाले अति संभावित क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।